अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे बीट्स। ठीक है बच्चों, बीट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। हमारा जो लेक्चर था आई थिंक फर्स्ट और या सेकंड वाला लेक्चर, उसमें हमने बीट के बारे में शॉर्ट सा जो है वो डिस्कस किया था। तो देखें आपके पास पेज नंबर 135 पे हमने डिस्कस किया था कि अगर दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो आपके पास इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बीट। बीट के बारे में हमने शॉर्टली यही पढ़ा था कि टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव्स आपके पास हों लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। मतलब देखें आपके पास एक चीज़ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज कि 20 हर्ट्ज़ है। ठीक है, और एक और आपके पास साउंड किसी इंस्ट्रूमेंट से पैदा हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, चले 22 है, तो एक की 20 हर्ट्ज़ और एक की 22 हर्ट्ज़। तो मतलब फ्रीक्वेंसी का फ़र्क आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो लेकिन वेव दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो उसको उस फिनोमेना को बोलते हैं बीट। ठीक है, तो आपके पास जो है आज हम लोग बीट के बारे में ही जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और चीज़ जो हमने इसी टॉपिक में पढ़ी थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि अगर आपके पास जो है दो वेव्स एक ही वक्त में आपके पास दो वेव्स हों, ठीक है, और दो वेव्स मतलब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यही जब मैंने आपको समझाया था तब हमने यही एग्जांपल डिस्कस की थी। एक ही मेरे पास वेव है, ठीक है, और एक मेरे पास ये वाली वेव है। तो अगर नोट किया जाए इसका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है और इसका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है। इसको अगर मैं दोबारा बना के आपको समझाना चाहूँ ना तो देखिए ये मेरे पास एक वेव और एक ही टाइम में ये एक और वेव आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने कहा था अगर वेव इन फेज हो, मतलब ये आपके पास क्रस्ट है और दूसरी वेव का भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट में वेव बनेगी, मैंने आपको ये समझाया था कि ये अगर आपके पास दो एम्पलीट्यूड इसका टू है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड लेट्स सपोज 3 है, तो 3 में +2 करेंगे तो 5 एम्पलीट्यूड की, ठीक है, 5 मतलब उतनी बड़ी आपके पास वेव बन जाएगी। इस इन फेज होने का मतलब ये है कि इनके जो एम्पलीट्यूड है ना, इंडिविजुअल का जो एम्पलीट्यूड है और इस इंडिविजुअल इस ए का जो एम्पलीट्यूड है और इस ए का एम्पलीट्यूड है, इन दोनों को प्लस करके जो आपके पास आंसर जैसे 5 आ रहा है तो 5 एम्पलीट्यूड की आपके पास वेव बनेगी। इन फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए, जिस पोजीशन पे क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है इसको बोलते हैं इन फेज। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, लेट्स सपोज आगे से थोड़ी सी और इस वेव को बनाते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह करके, तो हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा मतलब लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक वेव बन रही है, ठीक है, और दूसरी वेव इस तरह नीचे को बन रही है। ठीक है, इसको देखें थोड़ा सा, आपके पास एक वेव ये ऊपर को बन रही है और दूसरी उसके बिल्कुल नीचे जो है एक, मतलब आपके पास क्रस्ट है और दूसरा जाहिर है मीन पोजीशन से नीचे जब वेव हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक का क्रस्ट हो और दूसरे का ट्रफ हो तो ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। ये हमने इसी लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ा था। ये देखिए इस डायग्राम की मदद से कि अगर एक का क्रस्ट है और दूसरे का आपके पास नीचे ट्रफ आ जाए तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, जब ये कंबाइन होती है, जाहिर है ये क्रस्ट ये ट्रफ मिल के ये आपकी इस तरह की शेप बनती है, तो ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल हमने पढ़ा था कि y1 - y2 और अगर हम कहें कि एम्पलीट्यूड सेम है तो y = 0 आ जाता है। मतलब आपके पास ये जो एक स्ट्रेट ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, इस तरह की लाइन आपके पास बनती है। तो यही आपने चीज़ें सीखनी है। इन फेज का मतलब होता है क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए। जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाता है, जैसे इन दो वेव्स के क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए थे, तो जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी मिलेंगी तो आंसर में आपके पास एक बड़ा आपके पास क्रस्ट जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। पहले जो दो वेव्स हैं उन दोनों के एम्पलीट्यूड को प्लस करके इसका बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इन फेज। दूसरा वर्ड आपने सीखा आउट ऑफ फेज। क्या होता है? एक का क्रस्ट हो और दूसरे का उसके नीचे ट्रफ आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपके पास देखिए ना, आगे भी ये ट्रफ है और ये क्रस्ट बन है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है एक दूसरे के असर को ये कैंसिल करते हैं और आप जो है एक स्ट्रेट लाइन मीन पोजीशन पे आपके पास जो है वेव का एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन आती है। अब यही चीज़ें जो है हम आज बीट के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आसान सा आपका टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आपके पास है डेफिनेशन बीट की। बीट आपके पास कहता है व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जहाँ इंटरफेरेंस आ जाएगा आपने वर्ड बोल देना सेम फ्रीक्वेंसी, और जहाँ बीट वर्ड आ जाएगा वहाँ आपने वर्ड क्या बोलना है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो कहता है जब टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दो साउंड की समझ लें कि दो जो है साउंड्स की वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट, ठीक है, और ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बीट में हमें पता है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, ओवरलैप ईच अदर, जब एक दूसरे से मिलती हैं, देन देयर इज़ अ पीरियाडिक वेरिएशन ऑफ साउंड, तो इनकी साउंड्स में थोड़ी सी पीरियाडिक वेरिएशन होती है। अब पीरियाडिक वेरिएशन का मतलब आप यहाँ से समझें, देखिए ये आपके पास रिजल्टेंट में वेव बनेगी, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी आप इस वर्ड का मतलब समझें कि पीरियाडिक वेरिएशन क्या होती है। देखिएगा आप अगर यहाँ से हिसाब लगाना शुरू करें तो ये देखिए ये आपके पास साउंड जो है थोड़ी सी कम है, फिर इस पॉइंट पे आते हो साउंड और ज़्यादा, इस पॉइंट पे और ज़्यादा, फिर आपके पास कम हो रही है, कम कम कम, फिर आपके पास बढ़ना शुरू हो गई है। तो एक पीरियाडिक वेरिएशन है, ज़्यादा कम, ठीक है। एक पीरियड के बाद जो है ये क्या इसमें वेरिएशन आ रही है, ठीक है। साउंड आपके पास पहले जो है ऐसा कम से ज़्यादा की तरफ जाएगी, फिर ज़्यादा से कम की तरफ, फिर कम से ज़्यादा की तरफ। तो एक जो है जब आपके पास कम होगा तो मतलब यहाँ साउंड मतलब कि एम्पलीट्यूड आपका कम होगा तो यहाँ आपको साउंड थोड़ी सी धीमी सुनाई देगी, फिर साउंड थोड़ी ज़्यादा सुनाई देगी, फिर और ज़्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, फिर ज़्यादा मतलब साउंड आपको ऊंची सुनाई देना शुरू होगी, फिर कम। तो एक आपके पास पीरियाडिक वेरिएशन है मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस। कभी आपके पास मैक्सिमम लाउडनेस है, बुलंद आवाज़ आपके पास, और कभी आपके पास है मध्यम आवाज़ की सूरत में, ठीक है। तो विच इज़ कॉल्ड एज बीट, तो इसको बीट बोलेंगे जब आपके पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जो हैं आपस में ओवरलैप होंगी तो आपको वेरिएशन सुनाई देगी। कहीं आपको जो है साउंड तेज सुनाई देगी, बुलंद आवाज़, और कहीं आपको मध्यम आवाज़ सुनाई देगी। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बीट। अब जो ये सारी थ्योरी है इतनी आसान आपकी ये थ्योरी है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने ट्यूनिंग फोक देखा होगा, ट्यूनिंग फोक लेबॉर्ट्रीज में होता है, इस तरह की उसकी शेप होती है, इसके ये प्रोंग्स होते हैं, और यहाँ जो है हैंड में पकड़ने के लिए इसका हैंडल सा होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, किसी हथौड़े के साथ इस ट्यूनिंग फोक को ना ऐसे ना थोड़ा मारना है उसके साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ट्यूनिंग फोक की आपको साउंड सुनाई देगी। लेकिन ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल हम लोग ज़्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग फोक जो होती है वो हमें प्योर नोट की साउंड देती है। मतलब ट्यूनिंग फोक आप किसी रबर बैट पे मतलब हथौड़े वगैरह पे मारोगे तो आपको साउंड जो सुनाई देती है बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी को सुनाई देती है। आपको लगता है कि एक ही साउंड हम लोग सुन रहे हैं, ये नहीं कि कभी कम सुनाई दे रही है कभी ज़्यादा, नहीं, जो उसकी साउंड है वो आपको एक ही फ्रीक्वेंसी की एक जितनी ही सुनाई देती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक सिंगल से तो सुन ली, अब आपने दो ट्यूनिंग फोक्स लेने हैं, ठीक है। एक ये ट्यूनिंग फोक और एक ही आपने सेकंड वाला ट्यूनिंग फोक ले लिया, दोनों को दोनों हाथों में पकड़ के फिर आपने हथौड़े के ऊपर इसको मारना है। फिर आप साउंड जब सुनोगे ना तो आपको, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, प्योर नोट हमें एक ही पिच की साउंड देते हैं, तो आप के लिए ये जो है डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे साउंड जो है इसमें से सुनाई दे रही है इसमें से। जाहिर है आपने एक टाइम में दोनों हाथों के साथ जो है इसको रबर पैड पे मारना है तो दोनों की साउंड इकट्ठी सुनाई देना शुरू होगी, आप फर्क नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप इसमें डिफरेंस नहीं काट सकेंगे कि कहाँ से इससे साउंड सुनाई दे रही है, इससे साउंड, या इसकी ज़्यादा या इसकी कम है, क्योंकि ये प्योर नोट की सेम फ्रीक्वेंसी की वो क्या कहते हैं सेम पिच की इन्होंने साउंड आपको देनी है। तो जब ये दोनों आप रबर पैड मारोगे तो इनकी जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आपस में जब सुपर इम्पोज होंगी तो आपको एक ही साउंड सुनाई देती है, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा काम जो है डिफरेंट करना है। आपने ना एक रबर पैड पे ना उसके फोक पे ना एक साइड पे वैक्स टाइप की चीज़ लगा देनी है, ठीक है। वैक्स लगाने का वाला क्या होगा, ये समझे कि हमारे पास ए वाला ट्यूनिंग फोक है और ये हमारे पास बी वाला ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। तो आपने जो है बी वाले ट्यूनिंग फोक पे आपने ना कोई क्या कहते हैं वैक्स लगा दें, इस तरह की कोई चीज़ आपने लगा देनी है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को पकड़ना है और फिर आपने हथौड़े के ऊपर इन दोनों को मारना है। अब जब साउंड सुनाई देगी ना आपको तो आप नोट करेंगे कि जो आपके पास बी वाला है ना, इससे जो आपको साउंड थोड़ी सी हल्की सुनाई दे रही है, मतलब इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, क्योंकि इस पर आपने वैक्स लगा दी है। वैक्स लगाने की वजह से ये ट्यूनिंग फोक जो है आपको सेम
पिच की जो है ए वाले ट्यूनिंग फोक की तरह की आपको साउंड नहीं मतलब सुनाई देगा। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ए वाले से जो है मुझे साउंड थोड़ी जो है ऊंची सुनाई दे रही है और ये वाला जो है इसमें साउंड थोड़ी कम सुनाई दे रही है। तो फिर आप मतलब इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि आपने यहाँ से तो सारा लिखना है, लेकिन नेक्स्ट जो है आपने कटिंग करनी है। अब हम ए वाले से जो है लेट्स सपोज जो आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है कि ए वाले ट्यूनिंग फोक से जो फ्रीक्वेंसी आई ना, नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हुई वो आपके पास जो है 32 हर्ट्ज हुई, ठीक है। और बी वाले पे चूंकि आपने वैक्स लगा दी है इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी 32 हर्ट्ज, इसकी 30 हर्ट्ज इसमें से जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। अब इनका हमने ग्राफिकली थोड़ा सा जो है वो तज्जिया करना है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले जो है हमारे पास ए वाला जो है यहाँ आपने ना हेड नीचे मतलब जब आपने पहले वाला बनाना है तो नीचे आपने लिख देना है ट्यूनिंग फोक ए, या साइड पे लिख देना कि आपके पास क्या है ट्यूनिंग फोक ए वाला है, ठीक है। उससे आपके पास साउंड वेव्स इस तरह की जनरेट हुई हैं। उसके बाद सेकंड वाला आपने बनाना है, ये आपके पास होगा ट्यूनिंग फोक जिसको बी का नाम दे रहे हैं, जिसपे हमने वैक्स लगाई थी उस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई हुई है। देखिए F1 की 32 और F2 की इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 30 है, मतलब इसमें थोड़ी सी वेव्स आपके पास कम बनी है। अब जब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो कुछ इस तरह का आपको पैटर्न शो करेंगे। अब वो समझने की थोड़ी सी जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स पे आप चीज़ें नोट करें। लेट्स सपोज कि इसने 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट स्टार्ट से भी वो हाईलाइट कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पे 0 सेकंड ले लिया। फिर कहा यहाँ टाइम लेट्स सपोज के मेरे पास 1/4 सेकंड हुए हैं, और एक ये जो रेड कलर में है ये 1/2 सेकंड्स के बाद कि उसने ना कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। इसमें अगर आप चीज़ नोट करें ना तो ये आपके पास ऊपर को ये क्या है, क्रस्ट है, और ये वाला भी क्या है, क्रस्ट। तो मतलब ये इन फेज है। क्रस्ट के ऊपर जब क्रस्ट आ जाए तो इनके एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि मीन पोजीशन। देखें आपके पास ये मीन पोजीशन होती है, इस पर आपके पास वेव्स बन रही होती हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन पोजीशन से आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास ये लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों को प्लस करके तो आपके पास एक बड़े एम्पलीट्यूड की वेव आपके पास बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को प्लस करके एक बड़े एम्पलीट्यूड की देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास वेव बन रही है। इन दोनों वेव्स को प्लस करके तो यहाँ से लेके इतने बड़े एम्पलीट्यूड की आपके पास वेव बन रही है। तो आपको समझ आई कि जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए तो इस बात को बोलते हैं इन फेज। इन फेज में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक क्या होगा कि इनके एम्पलीट्यूड्स को प्लस किया जाएगा और एक बड़े एम्पलीट्यूड की आपके पास ये वाली वेव बन जाएगी, ठीक है। तो 0 सेकंड पे आपको समझ आ गई टाइम, ठीक है। अब 1/4 सेकंड के बाद देखिएगा, अब ये जो उसने रेड लाइन से आपके पास डिनोट किया ये आपके पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास ट्रफ है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रफ है, और इसके नीचे जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, क्रस्ट। ये क्रस्ट और ये ट्रफ। जब एक साइड पे क्रस्ट बन रहा हो और दूसरे साइड पे ट्रफ बन रहा हो तो ये एक दूसरे के असर को जो है इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जब इन दोनों से आपके पास रिजल्ट आएगा तो वो क्या आ जाएगा, मीन पोजीशन के ऊपर ही, ठीक है। यहाँ आपके पास देखिए ना वेव्स, अगर आप पैटर्न देखें बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कम 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 होते होते इस पॉइंट पे आके मीन पोजीशन पे आ गई हैं। क्यों, क्योंकि इस पे ऊपर जो है आपके पास ट्रफ है और यहाँ आपके पास क्या है, क्रस्ट है। तो जब ट्रफ और क्रस्ट आउट ऑफ फेज हो तो आपके पास मीन पोजीशन आपके पास आती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे आपके पास जो है पार्टिकल आ जाता है। उसके बाद आपके पास फिर 1/2 सेकंड के बाद उसने बताया है। अब देखें यहाँ आपके पास क्या बन रहा है, क्रस्ट, और इसके नीचे बिल्कुल वो भी क्या बन रहा है, क्रस्ट। तो ये तो यही वाली कंडीशन बन गई, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए तो क्या करते हैं, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट हो तो फिर इनके एम्पलीट्यूड को प्लस किया जाता है। तो इस वेव और इस वेव के एम्पलीट्यूड को जब प्लस किया तो इतने बड़े एम्पलीट्यूड की आपके पास जो है वेव बन जाएगी। बात की समझ आई कि नहीं, ये वाली। अब इसी तरह आप किसी पॉइंट पे जो है अगर हम लोग आउट ऑफ फेज देखें तो लेट्स सपोज अगर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, उसने मेंशन नहीं किया लेकिन अगर आपको समझाना हो तो ये देखें ये आपके पास क्या है, ये ट्रफ है, और इसके बिल्कुल नीचे भी आपके पास क्या है, ये ट्रफ है। तो ट्रफ पे ट्रफ आ जाए, क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाए, इसका मतलब यही होता है कि इन फेज है। तो ये ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है तो इनके एम्पलीट्यूड को जब प्लस किया जाएगा तो ग्रेटर एम्पलीट्यूड की आपके पास जो है ये देखिए इतनी बड़ी एम्पलीट्यूड की आपके पास वेव बनेगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ गया
गया, जैसे 0 वाली पोजीशन पे या 1/2 सेकंड वाली पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ ट्रफ पे ट्रफ आ गया, देखिए ये आपके पास ये जो है ये ट्रफ है, ये नीचे को जो है ट्रफ है, और ये भी आपके पास क्या है ट्रफ। तो ट्रफ में ट्रफ प्लस करेंगे तो एक बड़ा आपके पास जो है मतलब उनके एम्पलीट्यूड को प्लस करके एक जो है बड़ी आपके पास वेव आएगी। तो ये जाहिर क्या कर रही है, ग्राफ जाहिर क्या कर रहा है, ग्राफ यही जाहिर कर रहा है जहाँ एम्पलीट्यूड कम है वहाँ आपको थोड़ी, क्योंकि आपने ए वाली ट्यूनिंग फोक पे जो है कुछ नहीं लगाया, बी वाली ट्यूनिंग फोक पे आपने वैक्स लगा दी हुई है। अब बी वाली ट्यूनिंग फोक से आपके पास साउंड थोड़ी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। तो ये जाहिर कर है कि यहाँ थोड़ी कम साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर यहाँ आके बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ेगी, फिर आपके पास थोड़ी सी कम होगी। मतलब देखिए ना वेरिएशन, यहाँ आपके पास साउंड बढ़ रही थी फिर कम होना शुरू हो गई, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ साउंड क्या है बढ़ना शुरू हुई, फिर यहाँ कम हो गई। तो यहाँ इस तरीके से आप जो है साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं ट्यूनिंग फोक्स की हेल्प से। एक ट्यूनिंग फोक पे आपने क्या लगाना है, आपने वैक्स लगानी है, तो फिर आप डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास है, यहाँ इन पोजीशंस पे आपको साउंड ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी, इस पोजीशन पे आपको साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको भी करते करते एक पॉइंट आएगा, यहाँ आपको साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। इस तरह वेव हमने तो सिर्फ एक सिंगल वेव के जरिए आपको समझाना चाहे। इसी तरह से कभी आपको साउंड ऐसे लगेगी बड़ी ऊँची सुनाई दे रही है, फिर आपके पास रुक जाएगी, जैसे ऐसे करके आपको सुनाई देगी, एकदम तेज़, फिर बिल्कुल आहिस्ता, फिर तेज़, फिर बिल्कुल आहिस्ता, ठीक है। तो यही आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब आपके पास जो है हम पढ़ रहे हैं बीट, तो बीट आपके पास क्या होगी, नंबर, हमें कैसे पता चलेगा कि इस साउंड से नंबर ऑफ बीट्स कैसे प्रोड्यूस हुई हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले ए वाली ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमने ग्राफ में देखी है, उसमें डायग्राम में 32 हर्ट्ज़ की है, ठीक है, एग्जाम्पल जो ली थी। और बी वाले पे वैक्स लगा ली थी, इसलिए उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, वो आपके पास 30 हर्ट्ज़ थी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का मतलब कि इन दोनों साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क कितना है आपके पास, 32 में से 30 निकालेंगे तो 2 हर्ट्ज़ का फ़र्क है आपके पास, ठीक है, 2 हर्ट्ज़ का फ़र्क है। नंबर ऑफ़ बीट्स का भी आपके पास यही फार्मूला होता है कि जो आपके पास बड़े वाली फ्रीक्वेंसी उसमें से छोटे वाली फ्रीक्वेंसी निकाल लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपके पास 2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ बीट्स भी आपके पास 2 और फ्रीक्वेंसी का ऊपर फर्क भी कितना था, वो भी आपके पास 2 था। तो यही डेफिनेशन है आपके पास, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जो नंबर ऑफ बीट्स आपके पास बनती है ना, इज इक्वल टू दी, वो बराबर होती हैं डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंस का मतलब माइनस, किन का, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को माइनस करके जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास क्या कहलाएंगे, बीट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग करते हैं और बाकी चीज़ें जो है साथ साथ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। अब देखिए कहते हैं ट्यूनिंग फोक गिव आउट प्योर नोट। नोट कहते हैं कि एक ही पिच की, मतलब आपको अगर साउंड लाउड सुनाई दे रही तो आपको बिल्कुल लाउड एक जैसी ही साउंड आपको सुनाई देगी। तो कहते हैं ट्यूनिंग फोक हमें जो है प्योर नोट की, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड देता है। इफ़ टू ट्यूनिंग फोक A and B of the same frequency 32 hertz are sounded separately, they will give out pure note। कहते हैं अगर आप दो ट्यूनिंग फोक भी ले लो ना, ए और बी, और अभी आपने उस पर कोई वैक्स वगैरह नहीं लगाई, दोनों की मतलब 32 हर्ट्ज़ आप जो है सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड, लेट्स सपोज के 32 हर्ट्ज़ आपको सुनाई देगी और आपको लगेगा कि ये एक प्योर नोट है, एक ही साउंड आपके पास। इफ़ दे आर साउंडेड सिमुलेटेनियसली, अगर वो एक ही वक्त में आप उनको सुने, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट द नोट्स ऑफ वन ट्यूनिंग फोक फ्राम दैट ऑफ द अदर। तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा किस मतलब कि आपके लिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये ए वाली ट्यूनिंग फोक से साउंड आ रही है, बी वाले से आ रही है, ठीक है। क्योंकि ट्यूनिंग फोक जो है आपको जो है प्योर नोट एक सेम जो है पिच की उससे साउंड आती है, ठीक है। तो दो ट्यूनिंग फोक्स जब वो भी सुपर इम्पोज होंगे तो आपको एक जैसी साउंड जो है सुनाई देगी, फ़र्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं द साउंड वेव्स ऑफ द टू विल बी सुपरपोज्ड। जो आपने दोनों ट्यूनिंग फोक्स ली हैं ना, ए और बी, उनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वो सुपरपोज होंगी एक दूसरे के ऊपर, एंड विल बी हेयर्ड बाय द ह्यूमन ईयर एज अ सिंगल प्योर नोट। और इंसानी कान के लिए ये एक जो है एक नोट का ही काम करेंगे, उनको एक ही साउंड सुनाई देगी। अब आपने चेंजिंग क्या करनी है, कहते हैं इफ द ट्यूनिंग फोक बी वाले ट्यूनिंग फोक, उसके ऊपर आप कोई वैक्स वगैरह लगा लो, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर। जब वैक्स लग जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो लेट्स सपोज कि उसकी फ्रीक्वेंसी पहले 32 हर्ट्ज़ थी, अब 30 हर्ट्ज़ हो गई है। कहते हैं इफ़ नाउ, अगर अब द टू ट्यूनिंग फोक्स आर साउंडेड टुगेदर, अब दो ट्यूनिंग फोक, एक पे वैक्स लगा ली और एक आपके पास वैक्स के बगैर है, तो कहते हैं कि
अ नोट ऑफ अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी विल बी हेयर्ड। आप जब वैक्स लगा लोगे तो आप देखोगे कि एक ट्यूनिंग फोक की इंटेंसिटी या उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी शिद्दत ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंची साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वैक्स वाले से थोड़ी कम साउंड आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। कहते हैं दिस नोट इज कॉल्ड बीट नोट। इसी नोट को, इसी पिच को हम लोग कहते हैं कि बीट नोट है आपके पास, ठीक है। बीट, या इसको कहेंगे ये वो वाली बीट है विच इज़ ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द साउंड वेव्स फ्रॉम ट्यूनिंग फोक ए एंड बी। कहते हैं ए और बी की वजह से जो साउंड वेव्स पैदा हुई थी उनकी इंटरफेरेंस की वजह से साउंड, मतलब उनके मिलने से आपके पास ये साउंड प्रोड्यूस हुई है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ तक इन फिगर सी आप ये सारा कट करेंगे। पहली कितनी है आपके पास है, 5 लाइनें आप कट करेंगे, ठीक है। और कट आपने तब करनी है जब ये आप ए वाली डायग्राम बनाओ तो इसके साथ लिखो ट्यूनिंग फोक ए, पूरे स्पेलिंग लिख के, ठीक है। और बी वाली डायग्राम जब आपने बनानी है तो ट्यूनिंग फोक के पूरे स्पेलिंग लिख के और आगे बी लिख देना है, ठीक है। उसको समझ आ जाएगी कि जो आप पीछे डिस्कस कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। और लास्ट वाले पे आपने लिखना है रिजल्टेंट वेव, ये इसने लिखा ही हुआ है सच, ठीक है। तो इसके नीचे आपने हेडिंग देनी है रिजल्टेंट वेव की। अब इनका पैटर्न जो है वो पढ़ते हैं। कहते हैं इट शोज हाउ डू द बीट नोट अकर। ये बताता है कि कैसे आपके पास जो है बीट नोट अकर हो रही है, पैदा हो रही है। कहते हैं एट सम इंस्टेंट, अगर हम लोग एक्स वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा था, तो इनका जो आपके पास रिजल्टेंट में एक बड़ी वेव बननी थी। तो कहता है कि the displacement of the two waves is in the same direction, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आपके पास आ रहा है। तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, जो रिजल्ट में आपके पास जो है वेव बनेगी वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट की बनेगी। इसका मतलब है यहाँ से आपको जो है लाउड साउंड सुनाई देगी, ऊंची साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। एंड लाउड साउंड इज हियर्ड। कहते हैं आफ्टर 1/4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। अब 1/4 सेकेंड पे अगर आप देखें यहाँ ट्रफ है और यहाँ क्रस्ट है तो ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, आप जीरो मीन पोजीशन पे आ जाओगे, मतलब आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। तो आप यही चीज़ पढ़ते हैं। कहते हैं आफ्टर 1/4 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ड्यू टू वन ट्यूनिंग फोक इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ड्यू टू द अदर ट्यूनिंग फोक। कहता है कि 1/4 सेकेंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास पहले ट्यूनिंग फोक का है वो आपके पास बन रहा था ट्रफ और दूसरे का ऊपर बन रहा था क्रस्ट, मतलब इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन थी। रिजल्ट आपको जो है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब कि ना होने के बराबर मीन पोजीशन पे आप आ जाओगे ना। तो कहते हैं हैंस फेंट साउंड, या तो आपको बहुत ही धीमी साउंड और नो साउंड इज हियर्ड, या आपको बिल्कुल ही कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अनदर 1/4 सेकेंड, 1/4 सेकेंड मतलब 1/4 में 1/4 ऐड करोगे तो 1/2 आपके पास बनेगा। आफ्टर 1/4 सेकेंड के बाद, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम सुनाई देगी जी वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसके नीचे से जी वाला पॉइंट बनाया हुआ है। अब उसके बाद आपके पास कहता है ड्यूरिंग 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वी ऑब्जर्व टू फेंटेस्ट साउंड्स और टू लाउडेस्ट साउंड्स। हर 1 सेकेंड के बाद आपको या तो जो है फेंटेस्ट बिल्कुल जो है मध्यम सी, या आपको बहुत ऊंची साउंड सुनाई देगी, ठीक है, जी तक जब आप पहुंचोगे। तो कहते हैं कि एज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक इज, जो आपके पास ए वाला था उसकी फ्रीक्वेंसी थी 32 और बी वाला जिस पे वैक्स लगाई जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 30। 32 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। कुछ बुक्स पे यहाँ 4 लिखा हुआ है, मिस्टेक है, 2 आपके पास आना है, ठीक है। कहते हैं सो वी फाइंड दैट, अगर आपको बीट की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ बीट की डेफिनेशन अगर आ जाती है तो कहते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स जो है 1 सेकेंड के अंदर वो किसके बराबर होंगे, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 ट्यूनिंग फोक्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बढ़ा दिया हुआ है। अब देखिए नंबर ऑफ बीट्स आपके पास 2 प्रोड्यूस हुई है, इंसानी कान सुन सकता है। जो ही आपके पास 10 हर्ट्ज या इससे ज़्यादा की आपके पास बीट्स प्रोड्यूस होंगी तो वो इंसानी कान नहीं इसको सुन सकता, वो फर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इंसानी कान की एक हद है ना, इंसानी माइंड जो है वो जो है 10 हर्ट्ज से कम बीट की जो है साउंड वो फर्क कर सकेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा, इससे ज़्यादा की वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसके साथ ये वाली अगर आप जो है म्यूजिक सिस्टम जो साउंड आप उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं और इंसानी कान की तरफ, मतलब ये आप डायग्राम्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, कहता है कि अब पीछे तो आपने नंबर ऑफ बीट की डेफिनेशन पढ़ी, अब देखिए फ्रीक्वेंसी भी 2 थी और नंबर ऑफ बीट्स भी हमने निकाले, वो भी आपके पास 2 आए हैं। तो फ्रीक्वेंसी और बीट
जब इन दोनों का आंसर सेम है तो फिर आपके पास इस आंसर को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू वेव्स, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, जो हमने पीछे लिखा था फार्मूला, तो ये जो डिफरेंस है, जो इनको माइनस करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब अगर आपको शॉर्ट के तौर पर आ जाता है कि बीट्स का यूज़ कहाँ है, तो बीट्स का आपके पास जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बड़ा यूज़ है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप गिटार देखें तो इसके धागे वो जो है स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, वायलिन के आपके पास स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ आपके पास स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। तो वहाँ आपके पास अगर एक जो है स्ट्रिंग उसके साथ पेज से लगे होते हैं, नट से लगे होते हैं, तो एक ढीला हो, एक अगर आपके पास जो है वो क्या है उसको ज़्यादा टाइट किया हो तो फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ जाए वहाँ बीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप बीट मतलब कि कहता है वन कैन यूज़ बीट्स टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। बीट्स का इस्तेमाल, बीट्स जब आपके पास एक धागा जो है, एक स्ट्रिंग ढीला होगा एक टाइटन होगा तो बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपको समझ आ जाएगी कि स्ट्रिंग में कोई मसला है, जैसे पियानो की स्ट्रिंग्स होती हैं, वायलिन की होती हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जब आपने फ्रीक्वेंसी, एक नॉन फ्रीक्वेंसी और एक अननोन फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी, तो फिर आप स्ट्रिंग को जो है एडजस्ट करके जितनी आपको फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए उस मतलब कि उस धागे को टाइट करके या लूज करके तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता कैसे चला? बीट की वजह से। एक साउंड आपको ऊंची सुनाई दी, एक आपको धीमी सुनाई दी, तो आपने कहा कि यहाँ मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई इश्यू है, तो उसको आप टाइट लूज करके जो है उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं। तो यूज़ में आप ये वाला काम करेंगे। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आपके पास जो हैं कहाँ कहाँ है? गिटार सबसे पहले देखिए, गिटार कहता है कि अगर इसमें अगर आपने बीट प्रोड्यूस करवानी हो, ठीक है, ये आपके पास है बीट्स आर जनरेटेड, अगर आपको बीट्स प्रोड्यूस करवानी हो तो इस गिटार के जो धागे यहाँ लगे होते हैं ना, उसमें एक धागे को आप लूज कर दें, ढीला कर दें, और एक को सही वाला टाइटली जो है उसको कस दें, तो आपको खुद जाहिर है कि ये जब आप फिर उसको बजाओगे, गिटार को बजाओगे, तो आपको जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड सुनाई देगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग को आपने टाइटन कर दिया और एक को आपने लूज कर दिया, तो वहाँ आपके पास बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यही चीज़ लिख रहा है, व्हेन प्लेइंग टू स्ट्रिंग्स विद स्लाइटली डिफरेंट ट्यूनिंग्स बीट्स आर क्रिएटेड। कहता है जब आप दो स्ट्रिंग्स को जिनकी डिफरेंट ट्यूनिंग्स होगी, एक को टाइट किया एक को लूज किया, तो वहाँ आपके पास बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास पियानो है, तो पियानो में देखा ना आपके पास, ये आपके पास पियानो इस तरह का आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो यहाँ आपके पास बटन्स होते हैं और बटन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आपने एक ब्लैक कलर की बटन का काम और होता है, वाइट का और काम होता है। अगर आप एक ब्लैक बटन को प्रेस कर दो, एक वाइट वाले को प्रेस कर दो, तो दोनों की ट्यूनिंग उसमें क्या कहते हैं, पिच में डिफरेंस है, तो वहाँ आपके पास जो है पियानो वहाँ आपके पास क्या है, बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कहते हैं प्लेइंग टू कीज़, दो जो है आप कीज़ आपके पास बटन्स, उनको आप चलाओ, एक वाइट और एक ब्लैक हो, तो एडजस्टेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के करीब हो, तो वहाँ से भी आपके पास बीट्स प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ब्लैक का काम किसी और तरह की साउंड प्रोड्यूस करना है, वाइट का काम किसी और तरह की साउंड प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी का फ़र्क आएगा, वहाँ भी आपके पास बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है वोयलिन। वोयलिन आपके पास जो है, वोयलिन में भी आपको पता है स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तो इसमें भी आप सेम वही काम करोगे। आपके हाथ में एक बो होता है, तीर सा होता है, तो आपने क्या करना है, कहते हैं व्हेन प्लेइंग टू स्ट्रिंग्स विद स्लाइटली डिफरेंट बो प्रेशर, आपने एक धागे पे बो, इस तीर जो आपके पास होगा उस एक जो स्ट्रिंग है उस पर आप ज़्यादा प्रेशर लगा दो, एक पे आप कम प्रेशर लगा दो। इसलिए जो इसके हाथ में वोयलिन है जिसको ऊपर इसने इस तरह उसके ऊपर फेरना है, तो एक धागे पे अगर ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, एक पे कम प्रेशर लगाएगा, तो खुद ही फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जानी है, वहाँ भी आपके पास बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कहता है ड्रम्स। ड्रम्स कहता है व्हेन टू ड्रम्स विद स्लाइटली डिफरेंट ट्यूनिंग्स आर प्लेड सिमिल्टेनियसली। अगर आप कोई ड्रम ले लें, दो वो ड्रम जो होते हैं बजाने वाले, ठीक है, तो उसमें भी आप बीट प्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, एक ही वक्त में अगर आप उनको थोड़ा सा उनकी फ्रीक्वेंसी का फ़र्क रख लें तो आप बीट प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद आपके पास फ्लोट है, बांसुरी है, कहते हैं व्हेन प्लेइंग टू नोट्स, ठीक है, विद स्लाइटली डिफरेंट इम्बोचर लिप एंड फिशल मसल्स। लिप और फिशल मसल्स की मदद से जब आप इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करवाओगे तो वहाँ बीट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है ऑर्गन, कहते हैं व्हेन प्लेइंग टू पाइप्स विद स्लाइट। ऑर्गन आपके पास, ऑर्गन में मतलब आप कोई जो है पाइप ले लें, ठीक है, और उसमें डिफरेंट जो है ट्यूनिंग्स
डिफरेंट तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करवाएं तो वहाँ बीट प्रोड्यूस हो जाती है। फिर सिंथेसाइजर्स है जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके पास क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो कहता है जनरेटिंग टू ऑसिलेटर्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्रिएट्स बीट, तो उसमें भी आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी काट के तो आप बीट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये नीचे वाला पॉइंट भी लिखना होगा, लिख लीजिएगा। वही चीज़ आपके पास डेफिनेशन ही दोबारा से दे रहा है। कहता है द स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू साउंड सोर्सेज क्रिएट्स अ पीरियाडिक इंक्रीज और डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग इन अ बीट और प्लूसेशन इफेक्ट। कि जब फ्रीक्वेंसी में हल्का सा फर्क आ जाए तो वहाँ आपके पास जो है जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास बीट है। ठीक है, तो ये आपके पास ईजी टॉपिक था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।